नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान के सबसे पावरफुल आर्टिकल 21 को कवर करेंगे। इसमें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसको पावरफुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ऐसा आर्टिकल है कि जिसको कभी भी किसी भी व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता है, उसको वंचित नहीं किया जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। इसीलिए इसको सबसे पावरफुल कहा जाता है संविधान का। और पूरे संविधान में आपको पता है कि 395 आर्टिकल हैं। 395 आर्टिकल में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी का विस्तार किया गया है तो आर्टिकल 21 से, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसमें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये क्या होता है, इसके वास्तव में मीनिंग क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे, क्योंकि यह ऐसा आर्टिकल है क्योंकि सभी तरह के एग्जाम में बार बार इससे प्रश्न पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है, हमेशा इससे 1 या 2 प्रश्न जो है जरूर रहता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पूरे थ्योरी को समझेंगे, इसके मीनिंग को समझेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने कब कब इसमें विस्तार किया, कब कब इसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ा, उन सभी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह का वीडियो आप कहीं पर भी आज तक नहीं देखे होंगे, क्योंकि इसमें हम पहले थ्योरी को कवर करेंगे और बहुत ही कम समय में, और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग आर्टिकल 21 को समझते हैं। देखिए, इसमें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखिए, प्राण का मतलब क्या होता है कि आप किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं, किसी का जान नहीं ले सकते हैं, और ना ही कोई दूसरा आपका प्राण ले सकता है। ये जो है किसी को भी अधिकार नहीं है। जैसे होता है ना कि कोई किसी का मर्डर कर दिया, जैसे गोली मार दिया, चाकू मार दिया, या फिर किसी भी तरह से किसी का मर्डर कर देता है, तो ये जो है कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यह जो है अपराध है। अगर कोई करता है तो उसको फिर जेल होगा, सज़ा होगा, क्योंकि आर्टिकल 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आप किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं। और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति के खुद की स्वतंत्रता। जैसे आर्टिकल 19 में हम लोगों ने बहुत सारी स्वतंत्रताएं देखी थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि व्यक्ति को घूमने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो बहुत सारी स्वतंत्रताएं थी आर्टिकल 19 में। तो वही सब क्या है, दैहिक स्वतंत्रता है, व्यक्ति को अपने आप की सब ये स्वतंत्रताएं हैं। यानी आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी आर्टिकल 21 कुल मिला जुला कर देखें तो व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 21 जो है वो भारत में जो भी व्यक्ति निवास कर रहा है वो सभी व्यक्तियों के लिए है आर्टिकल 21, चाहे वो नागरिक हो या फिर गैर नागरिक हो, यानी विदेशी हो, शरणार्थी हो, कोई भी हो, सबको ये अधिकार देता है कि व्यक्ति जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने का उसको अधिकार है, वो गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है भारत के अंदर। अब फिर आपके दिमाग में एक बात आता होगा कि जो जज द्वारा किसी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और जल्लाद द्वारा जो है उसको फांसी पर टांग दिया जाता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका भी तो प्राण चला गया। तो फिर जज को कौन अधिकार दिया कि आप किसी का प्राण ले सकते हैं या फिर सज़ा सुना सकते हैं? या फिर जल्लाद जो है किसी को जो अपराधी को फांसी पर टांग देता है, इसका मतलब है कि जल्लाद उसका प्राण ले लिया, तो जल्लाद भी जो है अपराधी हो गया। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 21 में ही कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, अर्थात कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को भारत के अंदर उसको आर्टिकल 21 से वंचित करना है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना है, और वंचित करने का मतलब है कि उसका प्राण लेना है, तो वैसा विधि होना चाहिए, हमारे संविधान में कानून होना चाहिए। उस कानून के तहत ही उस व्यक्ति को जो है आर्टिकल 21 से वंचित किया जा सकता है, यानी उसका प्राण लिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए जज जो है किसी अपराधी को जब फांसी की सज़ा सुनाता है तो वो कोई निर्मम कांड किया होता है, तभी जाके जज उसको फांसी की सज़ा सुनाता है। क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा है कि अगर कोई निर्मम हत्या कर देता है किसी का, बहुत गलत तरीका से जघन्य अपराध करता है, तो उसको फांसी दिया जा सकता है, उसको आर्टिकल 21 से वंचित किया जा सकता है, उसका प्राण लिया जा सकता है। इसलिए जो है लिया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 21 में ही कहा गया है कि किसी को भी अगर
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना है, आर्टिकल 21 से वंचित करना है, तो ऐसा विधि होना चाहिए, कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मन में जो भी आया और किसी को भी आप आर्टिकल 21 से वंचित कर सकते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए जो है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए चुनौती दिया जा सकता है, क्योंकि मूल अधिकार का हनन होता है। जैसे निर्भया हत्याकांड जो कि दिल्ली में हुआ था, तो उसमें 4-5 लोग जो है निर्भया की निर्मम हत्या किए थे। तो उसमें जो 4 दोषी थे उनको फांसी की सज़ा हुई और 2020 में जो है उनको फांसी पर टांग दिया गया। तो उन चारों को जो है आर्टिकल 21 से वंचित कर दिया गया, क्योंकि उन चारों का प्राण ले लिया गया था। तो क्यों लिया गया? क्योंकि उन चारों ने जो है निर्मम हत्या किए थे निर्भया की। इसलिए जज द्वारा जो है उसको फांसी की सज़ा सुनाया गया चारों को, और चारों को आर्टिकल 21 से वंचित करके टांग दिया गया। क्योंकि हमारे ऐसा संविधान में है, बीएनएस की धाराओं में ऐसा है कि अगर कोई निर्मम हत्या करता है तो उसको जो है फांसी दिया जा सकता है, आर्टिकल 21 से वंचित किया जा सकता है, तब जाके उसको वंचित किया गया। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका अर्थ पूछता है, या फिर इस प्रश्न को पूछा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आर्टिकल 21 से वंचित करना है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना है, तो कैसे वंचित किया जा सकता है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, यानी अगर कोई कानूनी प्रक्रिया है तबे जाके किसी व्यक्ति को वंचित कर सकते हैं, अन्यथा इसे वंचित नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 21 जो है ऐसा आर्टिकल है संविधान का जिसका सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है। मतलब बहुत सारी बातें जो है इसमें जोड़ी गई है। इसका रीज़न है कि इसमें केवल कह दिया गया है हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा कि आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अब देखिए प्राण का मतलब तो समझ में आता है कि आप किसी का जान नहीं ले सकते हैं, लेकिन दैहिक स्वतंत्रता समझ में नहीं आता है कि दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। इसीलिए जैसे जैसे मामला आता है, जैसे जैसे कोई भी अपराध होता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है इसमें विस्तार किया जाता है, और इसमें दैहिक स्वतंत्रता में बहुत सारी बातें जो है समय समय पर जोड़ा गया है। उन सभी चीज़ों को हम समझेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखिए आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि प्राण का मतलब है कि आप किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं और ना ही कोई दूसरा आपका प्राण ले सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो फिर क्या अगर कोई व्यक्ति अपना खुद का प्राण लेना चाहे तो क्या वो ले सकता है? जैसे कि बहुत सारे जो है सुसाइड करने का प्रयास करते हैं, आत्महत्या करते हैं, फांसी लगा लेते हैं, या फिर कहीं कूद जाते हैं पानी वगैरह में। तो क्या ये अधिकार है कि हम अपना जो है प्राण खुद के ले लें? तो देखिए इसके लिए भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक बात बताया था, उसको हम लोग समझते हैं। पहले जो था 2017 से पहले कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, यानी आत्महत्या करता है और वह यदि बच जाता है तो उसको जो है जेल होता था 1 साल के लिए। यानी 2017 से पहले आत्महत्या का प्रयास करना अपराध माना जाता था। कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि फांसी लगाने का प्रयास किया और वह जो है बच गया, उसके घर वाले देख लिए या फिर कोई पड़ोसी देख लिया और उसको बचा लिया। अब बचा लिया तो पुलिस आएगी और उसको जो है सज़ा होगा 1 साल के लिए। यानी आत्महत्या का प्रयास करने पर पहले जो है सज़ा होती थी। लेकिन 2017 में एक एक्ट आया जिसका नाम था MHCA, यानी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। और इस एक्ट में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा, बल्कि उसको जो है मस्तिष्क के डॉक्टर से दिखाया जाएगा। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जब कोई व्यक्ति आत्महत्या के प्रयास करता है तो वह जो है मानसिक रूप से बीमार होता है, मानसिक रूप से वो जो है ठीक नहीं रहता है। इस वजह से वह आत्महत्या का प्रयास करता है, यानी मानसिक रूप से वह डिस्टर्ब होता है, इसलिए वो आत्महत्या का प्रयास करता है। और हमारा संविधान ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो उसको सज़ा नहीं दिया जा सकता है। तो फिर कोई व्यक्ति जब आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसको हम सज़ा क्यों देंगे? इस एक्ट में कहा गया था, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में, जो कि 2017 में आया था। और 2017 से ही कह दिया गया कि आत्महत्या का प्रयास करना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, बल्कि उस व्यक्ति को जो है मस्तिष्क के डॉक्टर से दिखाया जाएगा। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है तो पूरे तरीक़ा से टूट गया रहता है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है, इस वजह से वह आत्महत्या करने की सोचता है। इसका मतलब है कि वह माइंडली डिस्टर्ब है।
अब जब माइंडली डिस्टर्ब है इसका मतलब अस्वस्थ है, तो अस्वस्थ को जो है सजा देना उचित नहीं है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। इसलिए उसको हम जेल में नहीं डालेंगे, उसको सजा नहीं देंगे, उसको जो है मस्तिष्क के डॉक्टर से दिखाएंगे, अच्छे से उसका इलाज कराया जाएगा, अच्छे से वो, ताकि वो ठीक हो जाए। उसको अपराध नहीं माना जाएगा कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो, ठीक है। तो अब देखिए ये जो बात है आत्महत्या का, ये हमारे संविधान में जोड़ा नहीं गया है, मतलब मूल संविधान में नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है धीरे धीरे इसका विस्तार करके इसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया। उसी प्रकार तमाम बातों को जोड़ा गया है, उन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है और प्राण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। आइए हम लोग उसको समझते हैं। अब देखिए कभी कभी किसी व्यक्ति को जानबूझकर मारना पड़ता है, यानी उसका प्राण लेना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति को लाइलाज बीमारी पकड़ लिया, उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सारे डॉक्टर जवाब दे दिए हैं। या फिर कोई व्यक्ति है जो लंबे समय से कोमा में है, 5 सालों से कोमा में है, 10 सालों से कोमा में है, बेड पर पड़ा हुआ है, ना उठ सकता है, ना चल सकता है, और ना ही कोई कार्य कर सकता है, एक ही पोजीशन में वो लेटा हुआ है, यानी कोमा में है। दूसरा व्यक्ति की, किसी व्यक्ति का सड़क दुर्घटना हो गया और उस दुर्घटना में उसका पूरा शरीर जो है क्षतिग्रस्त हो गया है और वह जीवन जीने की स्थिति में नहीं है, पूरा पीड़ा में है, दर्द से वो जो है चिल्ला रहा है। तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा या फिर हमारे संविधान द्वारा जो है अधिकार दिया गया है कि उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दिया जा सकता है, यानी उसको जानबूझकर मार दिया जा सकता है, उसका प्राण ले सकते हैं, ये अधिकार दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, 2011 में दिया गया था। अब देखिए ये सब सुनकर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, जबकि ये सच्चाई है कि भारत में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें व्यक्ति को लाइलाज बीमारी पकड़ लिया है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो उस तरह के व्यक्तियों को जो है इच्छा मृत्यु दिया जा सकता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को लाइलाज बीमारी पकड़ता है तो उसके परिवार वाले के पास जितना भी धन दौलत होता है, जमीन होता है, वो सब के सब बेच बाच कर जो है उसके इलाज में लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि उनके परिवार वाले की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहती है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, वह जो है टेंशन में रहते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति तो खुद बीमार पड़ा है, खुद वो पीड़ा में है, और उसके साथ साथ पूरे परिवार वाले जो है वो पीड़ा में है। अब यह जो है यह स्थिति 1-2 साल में नहीं आता है, लमसम 5 साल 10 साल तक कोई व्यक्ति जो है एक ही पोजीशन पर बेड पर पड़ा हुआ है, वह जीवन जीने की स्थिति में नहीं है, ठीक होने की कोई कंडीशन ही नहीं है। तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दिया जाता है, यानी उस व्यक्ति को जो है प्राण ले लिया जाता है। अब ऐसे ही किसी व्यक्ति का प्राण नहीं लिया जाता है, इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में मंजूरी दी थी कि भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है। इच्छा मृत्यु को इंग्लिश में यूथेनेसिया कहा जाता है। तो हमारे देश में जो है पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी गई है कि किसी व्यक्ति को पैसिव यूथेनेसिया ही दिया जा सकता है। एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया और एक होता है पैसिव यूथेनेसिया। उसको हम समझते हैं। पैसिव यूथेनेसिया में क्या होता है कि जो व्यक्ति का सपोर्ट सिस्टम होता है उसको हटा दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पूरा पीड़ा में है, दर्द से कहर रहा है और वो वेंटिलेटर पर है या फिर ऑक्सीजन लगा है उसको, और उसी के बल बदौलत पर वो जिंदा है, हमेशा उसको वेंटिलेटर चाहिए, हमेशा ऑक्सीजन चाहिए, तभी वो जीवित है। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाता है, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ये सब हटा दिया जाता है। अब जैसे ही हटाएंगे, उसी पर जीवित था तो ऑटोमेटिक उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसी को कहते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, और इसी की अनुमति जो है भारत में है। और एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया में क्या किया जाता है कि बाहर से कोई केमिकल जो है शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, शरीर में डाल दिया जाता है, जैसे इंजेक्शन के द्वारा। इंजेक्शन के द्वारा किसी व्यक्ति के शरीर में जो है पॉइजन डाल देंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसको एक्टिव यूथेनेसिया कहते हैं। वह भारत में लागू नहीं है, उसकी मंजूरी नहीं दिया गया है। केवल भारत में पैसिव यूथेनेसिया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर इच्छा मृत्यु देना है तो सपोर्ट सिस्टम को हटा सकते हैं। अब ऐसे ही सपोर्ट सिस्टम को नहीं हटाएंगे क्योंकि वो अपराध हो जाएगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से जो है अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई लाइलाज बीमारी है और पीड़ा से वह कहर रहा है, तो उसको पीड़ा से मुक्त करना जरूरी है, उसके परिवार वालों को भी टेंशन से मुक्त करना जरूरी है। तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा कि पूरे डॉक्टर का टीम बैठेगा, वो डॉक्टर का टीम जो है जांच करेगा कि हाँ इस व्यक्ति का अब कभी भी इलाज नहीं हो सकता है, इसका इलाज संभव नहीं है,
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अनुमति देगा, तब जाके उसके सपोर्ट सिस्टम को हटाया जा सकता है, तब उस व्यक्ति को जो है इच्छा मृत्यु प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये 2011 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी दी गई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 21 के तहत ही है, क्योंकि आर्टिकल 21 में तो कहा गया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आप किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं। तो कोई व्यक्ति कितना भी पीड़ा में है, कितना भी उसको कैसा भी लाइलाज बीमारी पकड़ा हो जिसका इलाज नहीं है, तो आप उसको मार नहीं सकते हैं। इसलिए अनुमति लेनी पड़ती है ताकि उसके दुख को अंत किया जाए, उसको पीड़ा से जो है मुक्त किया जाए और परिवार वालों को भी पीड़ा से मुक्त किया जाए। इसलिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का प्रावधान हमारे देश में है, जिसमें सपोर्ट सिस्टम को हटा लिया जाता है। इससे क्या होता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और ये सब करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमति आवश्यक है। अगर अनुमति नहीं लेंगे तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आएगा कि आप किसी का प्राण लिए हैं। अब देखिए, दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है समलैंगिकता आता है। समलैंगिकता का मतलब होता है कि समान लिंग वालों के साथ जो है संबंध होना, उसको समलैंगिकता कहते हैं। जैसे जनरली होता क्या है कि लड़का का अट्रैक्शन लड़की की तरफ होता है, यानी कोई लड़का लड़की को पसंद करता है, और लड़की का अट्रैक्शन लड़का की तरफ होता है, यानी कोई लड़की लड़का को पसंद करती है। लेकिन समलैंगिकता में क्या है कि अपने समान लिंग वालों को अट्रैक्ट करते हैं, समान लिंग वालों को पसंद करते हैं। जैसे लड़की लड़की को पसंद करेगी तो उसको समलैंगिकता कहेंगे। अगर कोई लड़का लड़का को ही पसंद कर रहा है, उसी को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको समलैंगिकता कहेंगे। तो देखिए, इसी को दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि ये तो किसी व्यक्ति का पर्सनल मामला हो गया। अपना दैहिक स्वतंत्रता हो गया कि हम किसको देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये तो हमारा स्वतंत्रता है, इसको तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, इसलिए इसको दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा जाता है। तो भारत में जो है पहले समलैंगिकता जो है अपराध की श्रेणी में आता था, कि आप अपने से समान लिंग वालों के साथ अगर संबंध बनाते हैं तो उसको अपराध माना जाएगा, जो कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। क्योंकि हम किसके साथ रहना चाहते हैं ये हमारा पर्सनल मामला है, हम किसको देखकर अट्रैक्ट होना चाहते हैं ये हमारा पर्सनल मामला है। तो अगर हमारे पर्सनल मामला को दैहिक स्वतंत्रता से हमको वंचित करिएगा तो ये तो अपराध की श्रेणी में आएगा, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। और यही जो है भारत में पहले समलैंगिकता अपराध माना जाता था, लेकिन 2018 से इसको अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। 2018 में एक मामला आया था, नवतेज सिंह जौहर केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता संबंध को वैध करार दिया और कह दिया कि समलैंगिकता संबंध जो है बना सकते हैं। और कब हुआ था, तो 2018 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि समलैंगिकता संबंध को वैध करार कब दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो 2018 में दिया गया, नवतेज सिंह जौहर केस में। ठीक है, अब देखिए, समलैंगिकता विवाह जो है भारत में वैध नहीं है। मतलब आप समलैंगिकता विवाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन समलैंगिकता संबंध बना सकते हैं। जैसे लड़का लड़का विवाह नहीं कर सकता है, लड़की लड़की विवाह नहीं कर सकती है, लेकिन वो दोनों जो है समलैंगिकता संबंध बना सकते हैं, यह अधिकार है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समलैंगिकता विवाह जो है इसके लिए संसद कोई कानून लाए, उस कानून के हिसाब से देखा जाएगा। फिलहाल जो है समलैंगिकता संबंध हमारे देश में वैध है, लेकिन समलैंगिकता विवाह अवैध है, ये वैध नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आपसे जो है घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है कि समलैंगिकता संबंध है या नहीं है, या फिर समलैंगिकता विवाह की अनुमति भारत में है कि नहीं है। तो विवाह की अनुमति नहीं है, लेकिन संबंध बनाया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह देखिए, दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है व्यभिचार को रखा जाता है। व्यभिचार क्या होता है, तो देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो है शादी हो गया है, उसकी पत्नी है, लेकिन फिर भी उसका जो है उस व्यक्ति का संबंध बाहर किसी दूसरे लड़की से है, किसी दूसरे लड़की को वो फंसा कर रखा है, तो उसको कहा जाएगा व्यभिचार। या फिर मान लीजिए कोई महिला है, उसकी शादी हो गई है और उसका पति है, लेकिन फिर भी बाहर जो है उसका कोई बॉयफ्रेंड है, किसी लड़के को वो फंसा कर रखी है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि व्यभिचार है। तो व्यभिचार तो ये पर्सनल मामला हो गया कि हम किसको पसंद कर रहे हैं, इसीलिए इसको जो है दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा जाता है, पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो व्यभिचार करना भारत में पहले अपराध की श्रेणी में आता था। अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार करता था तो उसको अपराध माना जाता था, और अपराध में भी जो है सजा का प्रावधान था, और सजा भी किसको होता था, तो केवल पुरुष को होता था। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसकी शादी हो गई है, उसकी पत्नी है,
लेकिन फिर भी उसका संबंध बाहर की किसी लड़की से है, और यदि उसकी जो ओरिजिनल पत्नी है जिससे शादी हुआ है, अगर वह कोर्ट में चला जाए तो फिर जो है उस पति को सजा होता था, लेकिन उस लड़की को सजा नहीं होता था जो बाहर की लड़की है। केवल जो है पुरुष को ही सजा का प्रावधान था कि व्यभिचार होगा किसी भी तरह से तो केवल और केवल पुरुष को ही सजा होगा, बाकी किसी को सजा नहीं होगा। ये पहले था भारत में, यानी अपराध माना जाता था, और अपराध भी किसके लिए था? केवल पुरुष के लिए, महिला को कुछ नहीं होता था। 2018 में एक केस आया, जोसेफ साइन केस, और जोसेफ साइन केस में सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार को वैध माना। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आज से जो है व्यभिचार को वैध माना जाएगा, इसको अपराध नहीं माना जाएगा। अब वैध मानने का मतलब ये नहीं कि आप खुलेआम जो है व्यभिचार करने लगे, कि आपकी शादी हो गई है और आपका संबंध जो है बाहर किसी दूसरी महिला के साथ है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उसमें कह दिया था कि व्यभिचार वैध है, लेकिन अब से जो है व्यभिचार को तलाक लेने के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है और उसकी शादी हो गई है, और शादी जो है उसके पसंद से नहीं हुई है, घर वालों के दबाव में वो शादी कर लिया है, लेकिन वह जो है किसी दूसरी महिला को चाह रहा है, बाहर की किसी महिला के साथ उसका संबंध है, संबंध बना भी चुका है, और यह बात जो है अगर उसकी पत्नी को पता चलता है जिसके साथ उसकी शादी हुई है, तो वह पत्नी जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकती है तलाक के लिए। तो फिर कोर्ट के सामने जो है दोनों को बुलाया जाएगा, और यदि उसका पति जो है इस बात को साकार लेता है, इस बात को जो है मान लेता है कि हमारा संबंध है दूसरे महिला के साथ जिससे मेरा शादी हुआ है, उसको हम पसंद नहीं करते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आराम से इसको तलाक दे दो, इसका ज़िंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारा तो व्यभिचार है और इसका ज़िंदगी साथ साथ जो है इसका बर्बाद कर रहे हो, इस वजह से जो है आप इसको तलाक दे दीजिए। तो फिर जो है उस महिला को तलाक मिल जाता है, और महिला जो है अलग हो जाती है, और फिर उसका पति भी क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो यही बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि व्यभिचार वैध है, लेकिन इसको जो है तलाक लेने के रूप में किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप खुलेआम व्यभिचार करिए, ये नहीं हो सकता है। जब भी ऐसा होगा तो फिर जो है पत्नी को तलाक दिया जा सकता है, या फिर कोई महिला ही है, उसका शादी हो गया है दबाव के चलते, वो अपने पति को पसंद नहीं करती है, दूसरे लड़के के साथ उसका संबंध है, तो उस स्थिति में जो है उसके पति को तलाक मिल सकता है, और उसका पति जो है अलग हो सकता है, क्योंकि व्यभिचार आप खुलेआम नहीं कर सकते हैं, वैध है लेकिन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि व्यभिचार को वैध कब किया गया, तो 2018 में जोसेफ साइन केस का जो मामला आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध कर दिया। अब आइए हम समझते हैं ए.के. गोपालन मामला और मेनका गांधी केस को। देखिए ये दोनों मामला जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सभी तरह के एग्जाम में इनसे प्रश्न जो है पूछा जाता है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आर्टिकल 21 का जो सबसे ज़्यादा विस्तार किया गया है वह इन्हीं दोनों मामलों के चलते ही किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और सभी एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा भी जाता है। ठीक है, इसमें जो है हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे एक एक करके। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं गोपालन मामला वीएस मद्रास हाई कोर्ट को। देखिए सबसे पहले जानिए कि 1950 में एक एक्ट आया था, निवारक विरोध अधिनियम, और निवारक विरोध अधिनियम के तहत जो है पुलिस किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेती थी। पुलिस को लगता था कि यह व्यक्ति जो है आगे चल के भविष्य में कुछ गड़बड़ करने वाला है, कोई बड़ा कांड करने वाला है, अगर पुलिस को शक हो जाता था तो उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती थी। अब इसी अधिनियम के तहत जो है 1950 में एक कम्युनिस्ट नेता थे ए.के. गोपालन, बहुत ही चर्चित नेता थे, सक्रिय नेता थे, स्वतंत्रता में इनका बहुत बड़ा योगदान भी था हमारे देश में। अब ए.के. गोपालन को इस अधिनियम के तहत जो है मद्रास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया। अब इनको लगा कि हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है, तो ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोले कि हमारा जो है मूल अधिकार का हनन हुआ है, हमारी गिरफ्तारी जो है वो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, हमको गलत तरीका से बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के ही गिरफ्तार कर लिया गया है, और हमारे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का हनन हुआ है। ए.के. गोपालन बोले कि आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर हमारे लिए कहाँ बराबर हुआ, हमको तो ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 में जो है बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई है, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं कि व्यक्ति कहीं पर भी घूम फिर सकता है,
तो हमको घूमने फिरने से रोक दिया गया है, जेल में डाल दिया गया है बिना किसी कारण के ही, बिना किसी गलती के, बिना किसी वजह के। फिर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 का भी हमारा हनन हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यानी पर्सनल लिबर्टी है, हमारा पर्सनल लिबर्टी छीन लिया गया है, हमको तो जेल में डाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे बातों को सुनकर और कहा कि देखिए, जो आप बात कह रहे हैं वो एकदम उचित है, लेकिन जो आप गिरफ्तारी कह रहे हैं कि गैर कानूनी है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपकी गिरफ्तारी जो है गैर कानूनी नहीं हुई है। आपकी गिरफ्तारी जो है कानूनी रूप से ही हुआ है, नियम के तहत ही हुआ है, क्योंकि निवारक विरोध अधिनियम जो है यह एक कानून है जो कि 1950 में ही आया है और इसके तहत ही आपको गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, बिल्कुल सही है, लेकिन आर्टिकल 21 में भी यही बातें कही गई है कि अगर किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात आर्टिकल 21 से वंचित करना है, तो विधि के तहत उसको जो है वंचित किया जा सकता है, यानी कानून के तहत जो है उसको वंचित किया जा सकता है। तो आपको भी आर्टिकल 21 के तहत वंचित किया गया है। तो वंचित किया गया है तो ये तो कानून के तहत आपको वंचित किया गया है। निवारक विरोध अधिनियम तो ये कानून है और इसी के तहत जो है आपकी गिरफ्तारी हुई है। तो आपकी गिरफ्तारी गैर कानूनी कहाँ से हुई? अगर आपको ऐसे ही गिरफ्तार किया गया होता बिना किसी कानून का, तो वो गैर कानूनी होता, लेकिन आपको तो निवारक विरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है, शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, तो आपकी गिरफ्तारी जो है सही है। हम ये मानते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है सब, लेकिन आपकी गिरफ्तारी भी क्या हुई है? सही हुई है। इसलिए आप जो है ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं पुलिस पर, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो फिर जो है ए.के. गोपालन बोले कि फिर ये तो कानून ही गड़बड़ है, क्योंकि शक का कोई पैमाना ही नहीं होता है, तो पुलिस चाहे जब चाहे तब किसी भी व्यक्ति को उठा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा कानून ही है। तो फिर ए.के. गोपालन ने कहा कि ऐसा कानून तो नहीं होना चाहिए देश में, क्योंकि ये मूल अधिकार का हनन कर रहा है। तो न्यायालय ने कहा कि देखिए, हम जो है ये देखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि आपकी गिरफ्तारी सही हुई है कि नहीं हुई है। ये देखने के लिए नहीं बैठे हैं कि कानून जो भी है वह सही है कि नहीं है। यानी हम ये नहीं देखेंगे कि कोई भी अधिनियम, कोई भी कानून सही है कि नहीं है, ये हमारा देखने का काम नहीं है। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और उसने कहा कि हम केवल यह देखेंगे कि आपकी गिरफ्तारी उचित हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपकी गिरफ्तारी तो उचित हुआ है, क्योंकि निवारक विरोध अधिनियम एक एक्ट है और इसी के तहत आपकी गिरफ्तारी हुई है। तो हम तो ये देख रहे हैं कि उचित है। अब आप कह रहे हैं कि एक कानून गड़बड़ है, तो ये कानून गड़बड़ है कि सही है कि गलत है, ये देखना हमारा काम नहीं है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ए.के. गोपालन मामला में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि किस मामले में जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ए.के. गोपालन मामला में, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें साफ सुथरा से कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि हम ये नहीं देखेंगे कि कानून सही है कि नहीं है, हमको ये देखना है कि गिरफ्तारी सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। अब आइए हम मेनका गांधी केस को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए मेनका गांधी कौन थी। तो जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के छोटे बेटे का नाम था संजय गांधी। तो संजय गांधी के पत्नी का ही नाम था मेनका गांधी। ठीक है। अब देखिए, मेनका गांधी जो है 1978 में विदेश यात्रा के लिए कहीं पर जा रही थी। तो जब वो एयरपोर्ट पर गई, तो एयरपोर्ट पर पासपोर्ट ऑफिसर द्वारा उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया और कह दिया गया कि आप विदेश नहीं जा सकते हैं। तो मेनका गांधी ने कारण पूछा कि आखिर क्यों क्यों हमारे पासपोर्ट को आप जब्त कर रहे हैं। तो पासपोर्ट ऑफिसर द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया, कोई वजह नहीं बताया गया, ऐसे ही उसको जब्त कर लिया गया, रख लिया गया। अब मेनका गांधी जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोली कि हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है, आर्टिकल 21 का हनन हुआ है, हमको विदेश जाने से रोका गया है, बिना किसी कारण के ही हमारे पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया। और पासपोर्ट ऑफिसर से जब कारण पूछा गया तो उसने कारण नहीं बताया। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मान भी लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है और पासपोर्ट ऑफिसर को फटकार लगाया गया और उनको पासपोर्ट लौटाने को बोला गया कि मेनका गांधी जी का जो है पासपोर्ट आप लौटाइए। तो उनको पासपोर्ट जो है लौटाना पड़ा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये सब किया। अब देखिए, इसमें क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि ऐसा बार बार होते रहेगा, इसलिए इसमें जो है सबसे ज़्यादा विस्तार आर्टिकल 21 का किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब जो है केवल व्यक्ति का जीवित रहना, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है बहुत सारी चीज़ें आती है और उसने जो है बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट दिया, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित सभी बातें उसमें लिखी गई थी, सभी अधिकार लिखे गए थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और भी बहुत ज़्यादा है, जितना इम्पोर्टेंट था मैंने इसमें कवर किया है। इसीलिए जो है कहा जाता है कि आर्टिकल 21 का जो है सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है और मेनका गांधी मामले में जो है और ज़्यादा विस्तार किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात जो आर्टिकल 21 में कही गई है, उसके अंतर्गत ऐसा नहीं है कि व्यक्ति केवल जीवित रहे उसी को कहेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उसके साथ जो है बहुत सारी चीज़ें चाहिए। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया था। इसलिए किया था क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट सोचा होगा कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बार-बार ऐसा मामला आता रहेगा। कोई भी किसी व्यक्ति को कहीं जाने से रोक देगा, कुछ भी करने से रोक सकता है। इसलिए उसने बहुत अच्छे से विस्तार किया और उसमें कहा कि व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार है। मतलब उसको उसकी स्वास्थ्य का ध्यान जो है सरकार को रखना चाहिए। निःशुल्क कानूनी सहायता मिलना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। निजता का अधिकार है, यानी प्राइवेसी का। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। आजीविका का अवसर मिलना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। जीवन रक्षा का अधिकार होना चाहिए। प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है। आपको कोई अपमानित नहीं कर सकता है। अगर अपमानित कर रहा है तो यह भी अपराध है। स्वच्छ पर्यावरण में रहने का आपको अधिकार है। स्वच्छ जल एवं स्वच्छ वायु ग्रहण करने का अधिकार है। अगर आपको ऐसा नहीं मिल रहा है तो ये जो है ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा और ये आपके हकदार, आप इसके लिए हकदार हैं कि आपको ये चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो इस पर विचार किया जाएगा। अवसर का अधिकार है। हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार है। अगर आपकी गिरफ्तारी हो रही है तो आप कारण पूछ सकते हैं कि हमारी गिरफ्तारी किस लिए हो रही है, क्या हमने किया है कि गिरफ्तारी हो रही है। शांति का अधिकार है कि आप शांति से कहीं पर भी रह सकते हैं। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, मतलब आपको सामूहिक रूप से, मतलब सार्वजनिक रूप से फांसी नहीं दिया जा सकता है। विदेश यात्रा करने का अधिकार इसी में जोड़ दिया गया, क्योंकि उसमें कहा गया था इस मामले में कि आर्टिकल 19 में भी नहीं लिखा गया है कि विदेश यात्रा कर सकते हैं, 21 में भी नहीं लिखा है कि विदेश यात्रा कर सकते हैं। तो विदेश यात्रा से रोका गया तो ये मूल अधिकार का हनन कैसे है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब केवल जीने का अधिकार नहीं होता है, इसके साथ जो है बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए और सभी चीज़ों को उसने जो है इसमें जोड़ दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक और बात किया था और एक प्रक्रिया लाया था, विधि की सम्यक प्रक्रिया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी किसी की गिरफ्तारी होगी तो हम सबसे पहले जो है उस विधि को, उस कानून को देखेंगे कि कानून जो है कैसा है और फिर देखेंगे कि कानून के तहत गिरफ्तारी हुआ है कि नहीं हुआ है। याद करिए कि जब हम एके गोपालन पढ़े थे तो एके गोपालन मामला में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि केवल हम गिरफ्तारी देखेंगे कि आपकी गिरफ्तारी उचित हुई है कि नहीं हुई है। विधि नहीं देखेंगे, कानून नहीं देखेंगे कि उचित है कि नहीं है। उससे हमको मतलब नहीं है कि कानून बढ़िया है कि खराब है। आपकी गिरफ्तारी कानून के तहत हुई है तो ठीक है, कानून हम देखने वाले नहीं हैं कि खराब है कि बढ़िया है। लेकिन मेनका गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही बात से पलट गया, अपने ही बात को पलट दिया और कहा कि विधि की सम्यक प्रक्रिया होनी चाहिए। यानी सबसे पहले ये देखा जाएगा कि विधि सही है कि नहीं है, उसके बाद देखा जाएगा कि गिरफ्तारी सही है कि नहीं है। इसीलिए मेनका गांधी मामले में देखा गया कि पासपोर्ट जब्त किया गया, तो पासपोर्ट जब्त किया गया, ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि आप किसी को विदेश जाने से रोक सकते हैं और उसका पासपोर्ट जब्त कर सकते हैं, ऐसा कोई भी कानून नहीं है ये इस मामले में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है और इसी में विधि की सम्यक प्रक्रिया दिया। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि विधि की सम्यक प्रक्रिया जो है किस मामले में मिला था, तो मेनका गांधी मामले में। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि विधि की सम्यक प्रक्रिया के तहत हम सबसे पहले विधि की, कानून की जांच करेंगे कि कानून जो है सही है कि नहीं है। ऐसा कानून तो नहीं है कि जो मूल अधिकार का हनन कर रहा है और उसी के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, किसी व्यक्ति को आर्टिकल 21 से आर्टिकल 19 से वंचित कर दिया गया। तो सबसे पहले हम विधि देखेंगे, फिर गिरफ्तारी देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कल को कोई संसद में जो है एक कानून पारित कर दिया गया कि जो भी 5 फुट का व्यक्ति है वह आईफोन नहीं खरीद सकता है। अगर आईफोन खरीदेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और कल को कोई व्यक्ति जो है आईफोन खरीद लिया और उसकी हाइट जो है 5 फुट की है, अब पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी क्योंकि ऐसा कानून ही है। अब वो जब न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय द्वारा जो है उसको जांच किया जाएगा। सबसे पहले कानून की जांच किया जाएगा कि किस कानून के तहत इसको पकड़ा गया है
और फिर इसकी गिरफ्तारी संवैधानिक है कि नहीं है, तो फिर जो है न्यायालय को पता चलेगा, सुप्रीम कोर्ट को, कि यह ऐसा कानून है जो नहीं होना चाहिए, मूल अधिकार का हनन कर रहा है। क्योंकि 5 फुट का कोई व्यक्ति है, अगर वो आईफोन खरीदता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये कानून है, गड़बड़ है। तो सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट उस कानून को ख़त्म करेगा और फिर जो है उस व्यक्ति को रिहा करेगा, रिहा करने का आदेश देगा। क्योंकि ये कानून जो है वह गैर संवैधानिक है, मूल अधिकार का हनन करता है। ठीक है। और इसी के तहत क्या किया कि निवारक विरोध अधिनियम जो 1950 में आया था, जो कि शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसको 1969 में ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि यह मूल अधिकार का हनन करता था। क्योंकि शक तो मान लीजिए पुलिस को जो है किसी भी व्यक्ति पर शक हो सकता है। मान लीजिए पुलिस को किसी से दुश्मनी है, या फिर जो वर्तमान सरकार है उसको किसी नेता से दुश्मनी है, विपक्ष का जो नेता है, और पुलिस को आदेश दे देगा कि उसको उठा लो, तो पुलिस उठा लेगी, कहेगी कि शक के आधार पर उठाए हैं। तो ये मूल अधिकार का हनन कर रहा था निवारक विरोध अधिनियम, इसलिए इसको 1969 में ख़त्म कर दिया गया। आगे हम लोग आर्टिकल 22 में उसको समझेंगे। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि AK गोपालन मामला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम विधि नहीं देखेंगे कि बढ़िया है कि खराब है, ये देखेंगे कि विधि के तहत गिरफ्तारी हुआ है कि नहीं। फिर मेनका गांधी मामले में खुद पलट गया सुप्रीम कोर्ट और कह दिया कि विधि की सम्यक प्रक्रिया के तहत जो है हम विधि की जांच करेंगे, विधि सही है कि नहीं है, फिर गिरफ्तारी देखेंगे। अगर विधि गलत होगा तो गिरफ्तारी भी हम जो है गैर कानूनी साबित कर देंगे और व्यक्ति को रिहा कर देंगे। और इसमें जो है बहुत लंबा विस्तार किया था आर्टिकल 21 का, और ये सभी बातें जो है इसमें जोड़ा गया था कि व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब बहुत सारी चीज़ें होता है, जैसे स्वास्थ्य का अधिकार होता है, अपने पसंद से विवाह करने का भी अधिकार है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अब आइए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो मैंने आपको बताया था कि मेनका गांधी केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार किया तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा और कहा कि व्यक्ति को अपने पसंद के विवाह करने का भी अधिकार है। तो ये आर्टिकल 21 में बात कहा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है, यानी प्राइवेसी का अधिकार दिया गया है, तो आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो आपको पता है कि आर्टिकल 21 में जो है विदेश यात्रा को जोड़ा गया है कि कोई भी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार है। उसके बाद प्रश्न है कि भारत में समलैंगिकता संबंध को किस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया था। तो मैंने आपको नवतेज सिंह जौहर केस बताया था जो कि 2018 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी में समलैंगिकता संबंध को वैध करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन आज के डेट में भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है समलैंगिकता विवाह पर। भारत में समलैंगिकता विवाह जो है वैध नहीं है, वह अवैध है। उसके लिए कोई कानून की आवश्यकता है, लेकिन समलैंगिकता संबंध आप बना सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना गया है। तो आर्टिकल 21 के तहत माना गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जोड़ा है। पहला है मतदान का अधिकार, दूसरा है शिक्षा का अधिकार, तीसरा है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, और ऑप्शन नंबर डी है संपत्ति का अधिकार। तो इसमें जो है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत जोड़ा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि अनुच्छेद 21 में किसके द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कही गई है। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात है, और इसी में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए, तभी आप उसको वंचित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा जो है यही बात मतलब आर्टिकल 21 में कहा गया है। उसके बाद प्रश्न है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। तो आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है। देखिए, अभी आपको लग रहा होगा कि तो आसान है, लेकिन जब एग्जाम में पूछेगा तो उस समय जो है आपका दिमाग जो है बहुत जगह दौड़ेगा, तो उसमें आपको उस समय दिक्कत होगा। अभी तो आपको लग रहा है कि आर्टिकल 21 पढ़े हैं तो आंसर भी आर्टिकल 21 होगा,
आज तो आसान लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में पूछेगा तो आपको जो है वो भारी लगेगा। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और इसको समझ कर पढ़िएगा, ठीक है। अगला है कि अनुच्छेद 21 किसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए, ये जो है सभी व्यक्तियों के लिए है आर्टिकल 21। ऐसा नहीं है कि केवल नागरिक के लिए। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यह गैर नागरिकों के लिए भी है, नागरिकों के लिए भी है, चाहे भारत में कोई भी हो, यानी सभी के लिए है, व्यक्तियों के लिए है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता। आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो 21 के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतदान का अधिकार। ये जो है आर्टिकल 21 में नहीं आता है। ये जो है मूल कर्तव्य में आता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्वच्छ वायु का अधिकार आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जोड़ा गया। निजता का अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार भी है, लेकिन मतदान का अधिकार आर्टिकल 21 में नहीं आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राइट टू फ्री लीगल एड, मतलब फ्री में कानूनी सहायता, किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना गया है। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत माना गया है। और सबसे लास्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 21 में पर्सनल लिबर्टी यानी दैहिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, इसका राजनीतिक स्वतंत्रता होता है अर्थ, नहीं। आर्थिक स्वतंत्रता होता है, यह भी नहीं होगा। और संपत्ति की स्वतंत्रता होती है, यह भी नहीं होगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता। पर्सनल लिबर्टी का यही अर्थ होता है, ठीक है।